नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके सुरेश चौहान पे। और आज हमने रीट सामाजिक अध्ययन एसएसटी का एक मॉडल पेपर लिया है। आज से 24 अप्रैल तक आपको डेली के 2 मॉडल पेपर इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले मॉडल पेपर हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो इस मॉडल पेपर में आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो रेडियो कार्बन 14 पद्धति है उसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल माना गया। तो हड़प्पा सभ्यता का काल जो रेडियो कार्बन विधि है आपकी 14 पद्धति के अनुसार, तो वो माना गया आपको 2500 से 1750 ईसा पूर्व। आपका 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना गया। लेकिन जॉन मार्शल कहते हैं कि 3200 से 1750 ईसा पूर्व है। जॉन मार्शल कितने कहते हैं कि 3200 से कितने हैं, 1750 है। माधव स्वरूप कैसे हैं कि 3500 से आपका 2700 है। माधव स्वरूप कितना बताते हैं, 3500 से 2700 बताते हैं। और नवीनतम जो आंकड़े हैं उनके अकॉर्डिंग आपका 2200 से 2000 है। कितना, 2200 से 2000 ईसा पूर्वी माना गया है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो है उसका अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मर्तकों का टीला। क्या कहा गया है इसको, मर्तकों का टीला। और जो सिंधु नदी है आपकी, सिंधु नदी अगर इस तरफ से आप आए तो इसके दाएं तरफ पे ये आपका मोहनजोदड़ो है स्थित है। इसकी खोज 1922 के अंदर की गई थी। किसके द्वारा की गई, वो की गई राखलदास बनर्जी। किसके द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी एक। जो हड़प्पा सभ्यता है या जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक कहती ग्रामीण थी या नगरीय थी। तो जो सिंधु घाटी है वो थी नगरीय सभ्यता, और जो आपकी वैदिक सभ्यता थी वो आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो इसमें क्या था कि नगर नियोजन व जल निकासी के कारण ये अलग थी। इसमें क्या थी, एक तो जो आपकी जल निकासी है, नालियां बनी हुई थी, और जो नगर का नियोजन था उसके माध्यम से सभी सभ्यता है उससे अलग थी। और यहाँ की जो सड़कें थी वो समकोण पर आपस में काटती थी। सड़कें क्या करती है, आपस में समकोण पर काटती थी। ग्रिड पैटर्न प्रणाली थी यहाँ पे। कौन सी, ग्रिड पैटर्न प्रणाली। ठीक है, देखो आगे पूछा गया कि सबसे पहले कपास का उत्पादन करने का श्रेय जाता है। तो सबसे पहले अगर कपास उत्पादन का श्रेय जाता है वो किन को जाता है, तो वो जाता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता को। किसको जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। इसीलिए यूनान के जो लोग हैं इसे सिंडन कहते हैं। क्या कहते थे इसे, सिंडन। इसे सिंडन के नाम से जानते थे। और वो मेलुहा शब्द है उसका उल्लेख भी सिंध के लिए हुआ है। जो मेलुहा शब्द है वो भी सिंध के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। इसे यूनान के लोग सिंडन कहते थे। किस कारण, कपास का उत्पादन करने के कारण। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कांस्य की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगर सिंधु घाटी के स्थल से कांस्य की जो नृत्य की मूर्ति है, नृत्य करती हुई जो नारी की जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो यहाँ देखो क्या हुआ, मोहनजोदड़ो से हमें और क्या क्या मिले। तो एक तो पुजारी की मूर्ति मिली हमें, पुजारी की, जिसे योगी की मूर्ति कहते हैं, एक तो उसकी मूर्ति मिली। पशुपति शिव की मूर्ति मिली, पशुपति जो शिव है उसकी मूर्ति मिली हमें यहाँ से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और जो मुद्रा है पशुपति की मुद्रा पर, उस पर क्या मिला था हमें, अंकित हाथी का कपाल खंड। जो हाथी है उसका कपाल खंड, कपाल समझते हो, सिर का। ठीक है, यहाँ से मिली थी। और जो गीली मिट्टी है उस पर कपड़े का साक्ष्य भी मिला यहाँ से। किसके, कपड़े के भी साक्ष्य यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई। ऐसा कौन व्यक्ति था जिसके निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई, तो वो जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल के जो नेतृत्व देखो इसमें क्या था, 1921 के अंदर भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था उसके निदेशक कौन थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक थे जॉन मार्शल। कौन थे, जॉन मार्शल के निर्देशन थे। और जो दयाराम साहनी है उसके निर्देशन में 1921 के अंदर इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई है। कहाँ पे, तो ये आपकी पंजाब के जो मोंटगोमरी जिला है, मोंटगोमरी जिला, कौन सा, मोंटगोमरी जिला है, उसके अंदर रावी नदी तट पर, कौन सी नदी, रावी नदी तट पर
हड़प्पा की खोज हुई और सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया, तो इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। देखो आगे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहां से जुते हुए खेतों के हमें क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, तो वो है कालीबंगा। कौन सी जगह है वो, कालीबंगा है कहाँ पे ये, तो ये आपकी हनुमानगढ़ में है, राजस्थान हनुमानगढ़ में है। और कौन सी नदी है, तो घग्गर नदी के तट पर है, घग्गर नदी के तट पर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। और यहाँ से हमें मिले क्या, एक तो हवन कुंड जिसे हम अग्निकुंड भी बोलते हैं, और कच्ची ईंटों जो घर के निर्माण थे उसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। किसका, कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। यहाँ से बेलनाकार मोहर भी मिली है, बेलनाकार यहाँ से मोहर भी मिली है हमें। फसु बलि के भी साक्ष्य मिले हैं, और जो फसु बलि है उसके भी क्या मिले हैं, फसु बलि के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घरों में अपने अपने कुएं मिलने के साक्ष्य किस ताल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में जो घरों के अंदर अपने अपने घर के अंदर एक अलग अलग कुआं था, हर घर का एक अलग कुआं था, वो ऐसा स्थान है, वो कौन सा था, ऐसा स्थल कौन सा था, तो वो आपका था कालीबंगा। कौन सा स्थान था, कालीबंगा था। और यहाँ से इस सभ्यता के द्विस्तरीय, इसमें 2 स्तरीय जो आपकी सभ्यता है उसके हमें प्रमाण मिलते हैं। एक तो आपका है प्राग हड़प्पा, कौन सा, एक तो आपका प्राग हड़प्पा है, और एक हड़प्पा काल के साक्ष्य मिले हैं। ये तो प्राग हड़प्पा और एक हड़प्पा काल। आगे क्वेश्चन है कि मनके बनाने का कारखाना होने के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। मतलब मनके बनाने का जो कारखाना है उसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, तो उसके मिले हैं चहुंदड़ों से। कहाँ से मिले हमें, चहुंदड़ों से क्या मिले हैं, मनके बनाने का कारखाने का साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे सीप मुद्रा और मनके बनाने के प्रमुख केंद्र के रूप में माना जाता है कि इसको, चहुंदड़ों को। सीप मुद्रा व मनके बनाने के जो प्रमुख केंद्र के रूप में चहुंदड़ों को जाना जाता है। यहाँ पे बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का पदचिन्ह, मतलब पैरों के निशान भी यहाँ से मिले हैं। सौंदर्य प्रशासन की बात करें तो यहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, लिपस्टिक के मिले हैं। और एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर वक्राकार ईंट मिली है, वक्राकार ईंट एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर वक्राकार ईंट मिली है। और दुर्ग के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। किसके, दुर्ग के साक्ष्य भी यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। देखो नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर गोंदी या डायकवाड़ के अवशेष मिले हैं। गोदी या डायकवाड़ के अवशेष की बात करें, ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से गोदी या डायकवाड़ के अवशेष मिले हैं, तो वो आपका है लोथल। क्या है, लोथल है। लोथल से हमें धान और चावल या बाजरे के साक्ष्य मिले हैं, धान चावल और बाजरे के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। और फारस की मोहरें भी यहाँ से मिली है, फारस की मोहरें यहाँ से हमें मिली है। और सुरकोटड़ा है वो भी एक बंदरगाह के रूप में था, जैसे लोथल है उसी प्रकार सुरकोटड़ा है वो भी एक क्या था, एक बंदरगाह था। समझ रहे हो, बंदरगाह है ना, तो वो भी था। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से सही नहीं है, जो सही नहीं है वो हमें बताना है। एक तरफ स्थल है, एक तरफ नदियां हैं। तो देखो लोथल भोगवा नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, और रोपड़ सतलज नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो चिनाब नदी। तो ये गलत हो गया, मोहनजोदड़ो चिनाब नदी है उसके किनारे नहीं है। ये कौन सी नदी के किनारे है आपका, जो मोहनजोदड़ो है वो, तो वो आपका ये देखो इसमें मोहनजोदड़ो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। कौन सा हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो जो इसमें देखो रंगपुर है, जैसे मादर नदी के किनारे है, बनवाली है सरस्वती नदी के किनारे है, चहुंदड़ो सिंधु के है, मांडा चिनाब के अंदर है ना, कोट दीजी है वो भी आपकी सिंध नदी के किनारे है। तो जो मोहनजोदड़ो हमने ऊपर जो पढ़ा रावी नदी तट, तो ये आपका चिनाब नदी गलत हो जाएगा। कौन सा गया, रावी नदी, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में धान की भूसी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो धान की जो भूसी है वो हमें कहाँ से मिली है, तो वो हमें मिली है लोथल रंगपुर से। कहाँ से मिली है, लोथल रंगपुर से हमें देखने को मिली है। ठीक है, देखो आगे, हड़प्पा से खुदाई में प्राप्त कब्रिस्तान का क्या नाम दिया गया है। जो हड़प्पा से जो हमें जो प्राप्त कब्रिस्तान मिला था, उसमें कब्र मिली थी, उसका क्या नाम दिया गया है, तो उसका नाम R37 दिया गया था। क्या दिया गया था, R37 दिया गया था।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के उत्खनन में प्राप्त ईंटों की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई किस अनुपात में थी। जो ईंटों की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई है वो कौन से अनुपात में थी, तो वो थी 4:2:1 के अनुपात में। 4:2:1 के अनुपात में। अगर ईंटों का आकार की बात की जाए तो 10.25 गुणा 5.0 गुणा 2.25 इंच में है। किस में है, इंच के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई थी। ठीक है। सबसे बड़ी ईंट अगर बात की जाए तो वह मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी ईंट हमें मिली है, जो 51 सेंटीमीटर लंबाई की थी, 26.27 सेंटीमीटर चौड़ाई की थी और 6.35 सेंटीमीटर है वो ऊंचाई की थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, हड़प्पा के लोग खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो वो लकड़ी के जो हल हैं उसका प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, लकड़ी के हल का वो प्रयोग करते थे। ठीक है। देखो आगे पूछा गया कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न क्या था। मतलब जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका जो प्रमुख या जो मुख्य खाद्यान्न है वो कौन सा था, तो वो आपका था गेहूं और जौ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। विशाल स्नानागार है उसके अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो ये हमें मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। देखो आगे पूछा गया कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऐसा कौन सा स्थल है जहां से हमें घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो आपका हो गया लोथल। कौन सा हो गया, लोथल से हमें जो घोड़ों के अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन हाथी, चीता, गेंडा, बैल है उससे वो क्या थे, परिचित थे। और जो हाथी है वो गुजरात के अंदर थे। कहाँ थे, गुजरात में। ठीक है। वहां से लोग ये जाना जाता था। तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट देखो, सिंधु काल में मोरे व मण मूर्तियां किससे बनाई जाती थी। जो सिंधु काल के अंदर मोरे हैं और जो मण मूर्तियां हैं वो किससे बनाई जाती थी, तो आपकी जो शेलखड़ी मिट्टी होती है, कांचली मिट्टी होती है, उससे वो बनाए जाते थे। ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा लिपि को क्रमशः लिखा जाता था। हड़प्पा लिपि है उसको किस प्रकार से लिखा जाता था, तो उसको दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से सही नहीं है उसको हमें देखना है कि कौन सा सही नहीं है। एक तरफ आयात की जाने वाली वस्तुएं हैं, दूसरी तरफ उनका स्थान है। लाजवर्द है, बदख्शा है, फिरोजा ईरान है, हरितमणि दक्षिण भारत, तांबा गुजरात। तो ये गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। तांबा गुजरात के अंदर नहीं है, ये कहाँ से, राजस्थान, खेतड़ी, झुंझुनू है ना, तो वहां से प्राप्त होता था, इसलिए आपका ये द गलत हो गया। ठीक है। देखो आगे पूछा गया कि उस पशु का नाम बताइए जो हड़प्पा के अधिकांश मोहरों पे उत्कीर्ण है। ऐसा कौन सा आपका जो पशु था जो हड़प्पा कालीन जो अधिकांश मोहरें थी उस पे उसका चित्रण मिलता है, तो वो था आपका सांड। कौन था, सांड था, जिसका अधिकांश मोहरों पे उसका चित्रण मिलता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के मूल संस्थापक किस प्रजाति के माने जाते हैं। हड़प्पा जो सभ्यता है उसके जो मूल संस्थापक है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड भी है, वो मध्य सागरीय भी है, अल्पाइन भी माने जाते हैं और मंगोलियाड भी माने जाते हैं। तो ये इसमें यह सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी क्या हैं उसके संस्थापक माने जाते हैं। किसके, जो आपका ये है, जो आपकी जो हड़प्पा सभ्यता है उसके संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। इसका पता कैसे चला, जो प्राप्त नरकंकाल थे है ना, और जो उनकी खोपड़ियां थी उसके आधार पर पता लगाया गया कि इस प्रजाति के ये जो लोग हैं वो कहते हैं इस हड़प्पा संस्कृति के मूल संस्थापक थे। देखो आगे पूछा गया कि कौन सा विद्वान सिंधु सभ्यता का पतन बाह्य एवं आर्यों के आक्रमणों को मुख्य कारण मानता है। ऐसा कौन सा विद्वान था जो हड़प्पा संस्कृति है, जो सिंधु सभ्यता आपकी, उसका पतन का कारण बाह्य आक्रमण को मानता है, तो वो आपका था गार्डन चाइल्ड व व्हीलर मानते हैं। मेके मानते हैं कि बाढ़, जो मेके हैं वो मानते हैं कि बाढ़ के कारण क्या हो गया था, ये सिंधु सभ्यता खत्म हो गई थी। कनेडी मानते हैं कि प्राकृतिक आपदा थी। कैसी थी, प्राकृतिक आपदा थी।
ठीक है। और एन घोष है वो जलवायु परिवर्तन को मानते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न सैंधव स्थलों से गुजरात में स्थित नहीं है। जो सैंधव स्थल है वो गुजरात में कौन सा है, वो स्थित नहीं है, तो वो आपका आलमगीरपुर है, वो गुजरात में नहीं है। धोलावीरा, लोथल, बगोतरा हुए तो क्या है आपके गुजरात में, लेकिन आलमगीर जो पुर है वो गुजरात में वो नहीं है। ठीक है, देखो आगे। आगे पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। जो हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता की मुख्य, तो मैंने बताया नगर नियोजन व्यवस्था। कैसी? नगर नियोजन व्यवस्था। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक सभ्यता का काल निर्धारित है। जो ऋग्वैदिक सभ्यता है उसका काल, तो उसका काल है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। और अगर उत्तर ऋग्वैदिक की बात की जाए, तो वो 1000 से आपकी 500 ईसा पूर्वी, नहीं सॉरी 600 ईसा पूर्वी माना गया है। और 1000 ईसा पूर्वी में लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। 1000 ईसा पूर्वी है उसके अंदर लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। ठीक है, देखो आगे। आगे पूछा गया कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 थी। वेदों की संख्या कितनी थी? 4 थी। तो ये तो आपको सभी को पता होगा, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो देखो आप क्या है। एक तो था आपका ऋग्वेद, कौन सा था? ऋग्वेद था। एक तो आपका ऋग था, दूसरा आपका यजु था, यजुर्वेद था, तीसरा आपका सामवेद था, चौथा आपका अथर्ववेद था। कौन सा? अथर्ववेद। लेकिन जो शुरू के 3 थे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को क्या कहा गया है? वेदत्रयी कहा गया है। क्या कहा गया है? वेदत्रयी कहा गया है। नेक्स्ट देखो, ऋग्वेदिक देवताओं का उल्लेख एक विदेशी अभिलेख में मिलता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बोगजकोई अभिलेख। कौन सा? बोगजकोई अभिलेख। और यह अभिलेख है 1400 ईसा पूर्वी का। 1400 ईसा पूर्वी का यह अभिलेख माना गया है। ठीक है, देखो आगे। और एक देखो इसमें जो बोगज का आपका अभिलेख है, इसके अंदर हमारे जो देवता हैं उसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इनका क्या मिला है, इसमें जिक्र किया गया है। देखो आगे। आगे की ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? जो ऋग्वेद है उसके अंदर कितने सूक्त हैं? तो उसके अंदर सूक्त हैं 1025, सॉरी उसके अंदर आपके 1028 है। कितने? 1028 है। उसमें 1028 सूक्त है ऋग्वेद में, 1028 सूक्त है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि निम्न में सुमेलित नहीं है। जो सुमेल नहीं है वो बताना है। वेद और पुरोहित, तो उसमें क्या होता है? तो ऋग्वेद के अंदर होत्रु सही है, होता। यजुर्वेद में अदर्वयु सही है, सामवेद में उद्गाता, अथर्ववेद में ब्राह्मण नहीं है, ये ब्रह्म होगा। ब्रह्म क्या होगा? ब्रह्म होगा। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है ये गलत हो गया, तो इसमें ऑप्शन संख्या द हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 10 राज युद्ध में किस शासक की विजय हुई थी? तो इसमें सुदास की विजय हुई थी और इसने 10 राजाओं से युद्ध किया था। किस किस से? आपके 5 तो इसमें आर्य थे और 5 आर्यतर थे। आर्य के उत्तर में तो थे वो थे, तो 5 आर्य और 5 आर्यतर, इन 10 राजाओं से इन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था सुदास ने, जो भारतवर्ष का एक राजा था, और इसकी ये क्या हुई थी? विजय हुई थी। देखो आगे। आगे पूछा गया कि ऋग्वेद में जन का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद के अंदर जन का अगर उल्लेख की बात की जाए तो 275 बार हुआ है। कितनी बार? 275 बार। देखो आगे। निम्न में से मेल नहीं है। जो प्राचीन नाम है वो हमें बताना है। तो रावी नदी परुषणी सही है, चेनाब का अस्किनी, सतलज का सतोद्री, झेलम का विपाशा, ये तो व्यास का विपाशा होता है, इसलिए देश में गलत हो गया। तो झेलम नदी है आपकी, उसका नाम क्या हो गया? वितिस्ता। क्या नाम उसका? वितिस्ता प्राचीन नाम है। देखो आगे। आगे है कि वैदिक संस्कृति थी एक, तो वैदिक संस्कृति मैंने बताया था शहरी संस्कृति थी। कैसी संस्कृति थी? शहरी संस्कृति नहीं, सॉरी ये तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो शहरी थी। ये ग्रामीण संस्कृति। वैदिक संस्कृति थी वो ग्रामीण थी, और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आपकी नगर नियोजन नगरीय संस्कृति थी। आर्य का शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या था? तो आर्य का मतलब श्रेष्ठ माना गया। क्या माना गया है? श्रेष्ठ माना गया है। देखो आगे। वैदिक काल में वर्द व अभिजात सम्भ्रात लोगों की संस्था कौन सी थी? तो वो थी सभा। क्या थी? सभा थी। सभा समिति है ना, तो विविध संस्था ये थी। तो इसमें जो वर्द और जो अभिजात वर्ग के लोग थे उनकी जो संस्था थी उसको बोलते थे सभा। देखो आगे।
आगे की लोपामुद्रा, गोसा, सिक्ता, अपाला और विश्ववरा जैसी विदुषी जो स्त्रियां थी उसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो उनका उल्लेख हमें ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ऋग्वेद के अंदर लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वनारा, विदुषी जो स्त्रियां हैं उसका हमें उल्लेख इसके अंदर ऋग्वेद के अंदर मिलता है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में अगन्य माना जाता था। अगन्य है वो गाय को माना गया है। अगन्य मतलब गाय को माना गया, न मारे जाने वाला, न मारे जाने योग्य पशु माना इसको गया, जो सबसे पवित्र माना गया है। देखो आगे है आगे इसमें है कि ऋग्वेद में यव का उल्लेख किस रूप में हुआ है? जो यव है उसका उल्लेख किस में? तो उसका उल्लेख हुआ है जो के रूप में। जो को किसके रूप में माना गया है? यव नहीं, किसका उल्लेख हुआ है? यव के रूप में उल्लेख उसका हुआ है। वेदांग है उसकी संख्या कितनी है? जो वेदांग है उसकी संख्या कितनी मानी गई है? तो उसकी संख्या आपकी 6 मानी गई है। कितनी? 6। कितनी होगी? 6 होगी। और वो होगी कौन कौन सी? तो आप लिख लीजिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, तो ये आपकी 6 वेदांग हो गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में संग्रहिता किस विभाग का अध्यक्ष होता है? वो वैदिक काल के अंदर, जो उत्तर वैदिक काल है उसके अंदर संग्रहिता है वो कौन से विभाग का अध्यक्ष होता था? तो वो होता था कोषाध्यक्ष। कोष का जो अध्यक्ष होता था उसको क्या बोलते थे? संग्रहिता। क्या बोलते थे? संग्रहिता। नेक्स्ट है कि गोत्र प्रथा की शुरुआत किस काल में हुई? जो गोत्र प्रथा है उसकी शुरुआत हुई थी उत्तर वैदिक काल के अंदर। किसमें हुई थी? उत्तर वैदिक काल के अंदर गोत्र प्रथा की शुरुआत हुई थी। देखो आगे है कि किस उपनिषद में चारों आश्रमों का विवरण मिलता है? ऐसा कौन सा उपनिषद है जिसमें चारों जो आश्रम है उसका हमें उल्लेख मिलता है? तो वो आपका है जाबलोपनिषद। कौन सा? जाबलो उपनिषद, है ना। उसके अंदर हमें चारों आश्रमों का क्या मिलता है? जिक्र मिलता है। तो चारों आश्रम कौन कौन से लिख लीजिए, ब्रह्मचार्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। ठीक है, देखो आगे पूछा गया है कि सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है उपनिषद से। कहाँ लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है, जिसके बारे में हम और देखेंगे। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन किस में हुआ? जो निष्काम कर्म सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन है वो किस में हुआ? तो वो हुआ था ईशोपनिषद में। किसमें? ईशोपनिषद के अंदर इसका प्रतिपादन हुआ था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि आर्यों का मूल स्थान था, मूल स्थान है, जो आर्यों का जो मूल स्थान है वो माना गया है मध्य एशिया। कौन सा माना गया है? मध्य एशिया माना गया है। नेक्स्ट देखो, कृषि की चारों क्रियाएं जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख हुआ है वो किसके अंदर किया गया? जो कृषि की जो चारों क्रियाएं हैं उसका उल्लेख किसके अंदर हुआ है? तो वो हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। किसमें हुआ है? शतपथ ब्राह्मण के अंदर इस कृषि के चारों क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। देखो नेक्स्ट है कि वैदिक काल में बलि था। वैदिक काल के अंदर जो बलि है वो क्या है? तो ऋग्वेद के अंदर क्या होता था? ऋग्वेदिक काल के अंदर लोग अपनी स्वेच्छा से महाराज को क्या करते थे? गिफ्ट वगैरह जैसे जो उपहार वगैरह देते थे। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक ऋग्वेदिक काल आया उसके अंदर आपका क्या हुआ? जो ये कर है वो अनिवार्य रूप से बन गया। तो ये कर होता था, एक से क्या होता था? कर होता था। नेक्स्ट है कि चित्रित दूसरा मर्दबांड किस काल की विशेषता थी? तो चित्रित दूसरा मर्दबांड है वो कौन से काल की विशेषता थी? तो वो थी आपकी उत्तर वैदिक काल की। कौन से काल की? उत्तर वैदिक काल की आपकी विशेषता थी चित्रित दूसरा मर्द भांड। देखो आगे इसमें है कि आगे इसमें है कि ऋग्वेद में वर्ण शब्द का अर्थ प्रयुक्त हुआ है। वर्ण किससे था? रंग से था, जाति से था, व्यवसाय से या राज्य से? तो वो था रंग से। किससे था? रंग से था। मतलब ऋग्वेद के अंदर जो रंग से था, लेकिन जैसे जैसे आपका जो उत्तर वैदिक जो ऋग्वेदिक काल आया उसके अंदर जो आपके जो प्रथाएं थी वो ज़्यादा कठोर होती गई और ये जन्म आधारित ये वर्ण व्यवस्था बन गई। नेक्स्ट है कि अपौरुष से कहा गया है। अपौरुष से जो है वो किसे कहा गया है? तो वो वेदों को कहा गया है। किसको कहा गया है? वेदों को कहा गया है। इसमें क्या है कि वेद है वो मानव की रचना न मानकर ईश्वर की रचना माना गया है, इसलिए वेदों को क्या कहा गया है? अपौरुष से कहा गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा जो बुद्ध है उसका जन्म हुआ था लुम्बिनी के अंदर।
कहाँ हुआ था? लुम्बिनी के अंदर महात्मा बुद्ध है उसका जन्म हुआ था, और कपिल वस्तु के जो लुम्बिनी ग्राम है उसमें, और शाक्य कुल का ये कौन सा कुल था? ये शाक्य कुल, शाक्य कुल का था। और 563 ईसा पूर्वी के अंदर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। 483 ईसा पूर्वी कुशीनारा के अंदर इनकी मृत्यु हुई, कुशीनारा के अंदर, है ना। और इसके समय जो बौद्ध धर्म है उसकी जो 4 जो संगीतियाँ हुई, पहली हुई थी अभी राजगृह अजातशत्रु के समय हुई थी, दूसरी वैशाली कालाशोक के समय हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र अशोक के समय हुई थी, और चौथी जो कश्मीर कुंडलवन के अंदर हुई थी कनिष्क के समय हुई थी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जो महावीर स्वामी है उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली कुंडग्राम के अंदर। और कौन सा इसका जो वंश था, कुल था, वो ज्ञात्रक कुल था, और ये 24वें तीर्थकर थे। कौन से थे? 24वें तीर्थकर थे। और कैवल्य प्राप्त होने के बाद में जिन कहलाई। क्या कहलाई? जिन। जिन का मतलब विजेता, है ना, विजेता कहलाए। और इसकी जो मृत्यु है वो हुई थी 468 ईसा पूर्वी के अंदर। इस और जन्म कब हुआ था? सॉरी, जन्म इसमें यहाँ लिख लो 540 ईसा पूर्वी, 540 ईसा पूर्वी जन्म, 468 ईसा पूर्वी इसकी मृत्यु इनकी हुई थी। पावा के अंदर। कहाँ हुई थी? पावा में हुई थी। और जन्म का मैंने बता दिया आपको, कहाँ हुई थी? वैशाली कुंडग्राम के अंदर, वैशाली कुंडग्राम में। ठीक है, देखो आगे कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? जो मौर्य वंश है उसकी स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना तो मैंने बताया था आपको, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इनका जो मौर्य वंश है 321 ईसा पूर्वी के अंदर मौर्य वंश की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और जो 305 ईसा पूर्वी है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस, यूनान के जो राजा थे सेल्यूकस, उससे क्या किया? युद्ध किया। और उसकी पुत्री थी हेलेना, उससे क्या किया था? विवाह किया था। क्या किया था? उनसे विवाह किया था। और जो आपके जो अर्थशास्त्र हैं उसके जो रचयिता थे कौन? कौटिल्य। अर्थशास्त्र रचयिता कौन थे? कौटिल्य। चंद्रगुप्त चाणक्य जो चंद्रगुप्त है उसी के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रधानमंत्री। देखो नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज ने किस ग्रंथ की रचना की? तो मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मेगास्थनीज ने इंडिका की थी। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो मैंने बताया तो 305 ईसा पूर्वी के अंदर सेल्यूकस से युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इसका ये क्या था? राजदूत था, सेल्यूकस का राजदूत था, जिसको राजदूत को क्या भेजा? सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। और इसने इंडिका की स्थापना, इंडिका की जो लेख उसका लेखन किया। और उसके अंदर जो मौर्य समाज है और जो संस्कृति है उसका इसने वर्णन किया था। ठीक है। और जब युद्ध हुआ 305 के अंदर आपका सेल्यूकस से, तो उन्होंने 500 हाथी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकटर को दिए थे। और उसके बदले में वहाँ के जो कई सेक्टर है, खंडार है आपका, है ना, हेरात है, उस जो आपके एंड्रोसिया है, उन सेक्टरों को उन्होंने क्या कर लिया? अपने अधिकार में ले लिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है कि यूनानी डाइमेक्स और डायोनिसस किसके दरबार में राजदूत थे? है ना। तो यूनानी जो डाइमेक्स है और जो डायोनिसस है वो किसके दरबार में राजदूत थे? तो वो थे बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में थे? बिंदुसार के दरबार में वो राजदूत थे। ठीक है। तो सीरिया नरेश एंटियोकस है, उन्होंने डाइमेक्स को भेजा। और जो मिस्र के शासक है टोलमी द्वितीय, उसने फिलाडेल्फस ने डायोनिसस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, देखो ये बात यहाँ थी। नेक्स्ट है कि अशोक का जो नाम है किन अभिलेखों में मिलता है? जो अशोक का नाम है वो किन से अभिलेख में? तो मास की वो गुजरा अभिलेख है, उसके अंदर आपका अशोक का नाम मिलता है। और अशोक के अन्य नाम के अंदर देखे जाए तो देव नाम, पेरियदस्सी जैसे नामों से इनको पुकारा गया। जो रोमनदेही अभिलेख है उसके अंदर मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था है उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और जो बाबरू शिलालेख है जो बेरार जयपुर के अंदर, उसमें बुद्ध धम्म व संघ की हमें जानकारी मिलती है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी प्रकार के मॉडल पेपर रेट के आपके 24 जुलाई तक कंटिन्यू डेली के 2 वीडियो आपको मॉडल पेपर के मिलेंगे। इसलिए आप चैनल को क्या कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।